हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो होगा आपका जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हम लोग आज समझेंगे कि व्हाट इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू और व्हाट आर द पावर्स विच सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट्स ऑफ आर इंडिया आर हैविंग। इसके साथ साथ हम लोग और देखेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या हेल्प करता है ये जुडिशियल एक्टिविज्म के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, ऑल्सो वी विल सी कि ये क्यों खराब है, क्यों गलत है, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग विच आर रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू जो हमारे देश में हमने देखे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग ये बताइए कि क्लासेस जो आप लोग कर रहे हैं पॉलिटी की, इसमें कोई भी एज सच डाउट क्रिएट तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? ये आप लोग मेरे को बताएंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन रिजॉल्व दोज डाउट्स। ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, हमेशा नोट्स प्रिपेयर करना है। तो चलिए आज की क्लास चालू करते हैं, और आज की क्लास में आपको सबसे पहले समझना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा पर्टिकुलर चीज है, एक पर्टिकुलर पावर है या एक पर्टिकुलर तरीका है जुडिशरी का, जिसमें वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को सरपास करके लॉज बना देते हैं। मतलब उनके आगे जाके भी लॉज बना देते हैं। तो क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, ये हमको समझना है। व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? क्या क्वेश्चन अराइज होता है? व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? तो आपको पता होना चाहिए जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है जब कोर्ट खुद से प्रोएक्टिव होकर, क्या होकर? प्रोएक्टिव होकर। जब कोर्ट खुद से प्रोएक्टिव होकर ऐसे डिसीजंस लेती है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। किसमें हो? प्रोएक्टिव होकर ऐसे डिसीजन लेती है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, या जहां लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से ना कर रहे हों, उन जगहों पे जो डिसीजन लेती है जुडिशरी। मतलब कि जुडिशरी कोई लॉ बना देती है जो बहुत जरूरी लगता है जुडिशरी को कि होना चाहिए, बट लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है हमारा उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है, और उसके साथ साथ हमारे एग्जीक्यूटिव जो है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सीओएम जो है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तक जुडिशरी को जब लगता है ऐसा, तो वो खुद से क्या करती है? उन पर्टिकुलर इश्यूज के ऊपर लॉ बना देती है। ऑल्सो जुडिशरी एक्टिविस्ट कब होती है? जब, तो आपको ये समझना है कि जुडिशरी एक्टिविस्ट तब होती है जब वो समझे कि भलाई के लिए अपनी पावर को यूज करके लॉ का वाइडर इंटरप्रिटेशन से लोगों को क्या करेगी? जस्टिस दिलाने की कोशिश करेगी। जब उनको लगता है कि देयर इज समथिंग कि दे हैव टू इंटरप्रिटेट द लॉ इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव, मतलब उस लॉ को बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में उनको इंटरप्रिटेट करना है, सो दैट कि जो आम पब्लिक है उनको उससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म यहां तक आपने समझा, तो आप लोग अब क्या लिख लेंगे? डेफिनेशन लिख लेंगे। सबसे पहले वर्ड एक्टिविज्म क्या है, लिखिए एक्टिविज्म। एक्टिविज्म में लिखिए इन केस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एक्टिविज्म मीन्स going beyond the constitutional role and intervening into the role of others। भाई एक्टिविज्म का क्या मतलब है? जुडिशरी का एक्चुअल काम क्या है? जुडिशरी का काम है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के अंडर फंडामेंटल राइट्स को बताना। इसके साथ ये गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके साथ इनको प्रेसिडेंट को हेल्प करना है जब भी प्रेसिडेंट पूछते हैं। इनके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, इनके एप्लीट जुरिस्डिक्शन है। इसमें हमने जब पढ़ा जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं भी मैंने जुडिशियल एक्टिविज्म की बात नहीं की। तो इसका एक्टिविज्म का मतलब यही है, जब कोई भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन क्या करता है? अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने जो उनको पावर दिए हैं, जो ये मैं बात कर रहा हूं, उनसे बाहर निकल के कुछ और लॉज बनाना चाहता है, या क्या करता है? दूसरे के रोल में इंटरवीन। अगर जुडिशियरी कोई लॉ बनाता है तो आपको क्या समझ आना है? वो पार्लियामेंट का काम कर रहा है। लॉ बनाना किसका काम है? द लॉ मेकर्स आर ऑफ इंडिया आर द पार्लियामेंटेरियन। हमने चुन के भेजा है पार्लियामेंट में किसको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और उनका काम है लॉ बनाना। बट एक्टिविज्म वही होता है जब जुडिशियरी को लगता है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है
अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? अपना काम। उनका काम क्या है? लॉ बनाना है। और जब जुडिशरी को लगता है कि लॉ नहीं बनाया जा रहा है एंड इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया कि लॉज शुड बी मेड ऑन दैट पर्टिकुलर इशू और ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, तब क्या करती है जुडिशरी? उनका काम करने चली जाती है। नाउ लिखिए व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्टिविज्म समझ लिया हम लोगों ने। इंटरवेंशन ऑफ जुडिशरी into the domain of legislature and executive, full stop. When judiciary starts making law and starts implementing them, or it does the function, it is called as जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये आपको मैंने अभी समझाया है, ठीक है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म जो है आपका, वो आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में कहीं पूछ दिया, व्हाट इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग? क्या बेसिस है? जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे कर पाती है हमारी सुप्रीम कोर्ट? कहां से उनको ये पावर मिलता है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का बेसिस है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजंस। तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है ये इम्प्लिसिटली नहीं, एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है, इसको इंटरफर करते हैं हम। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं उसके थ्रू। तो जुडिशियल रिव्यू के पावर के थ्रू जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को यूज करता है। अब क्या क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा होगा, ये क्या जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? तो इज जुडिशियल एक्टिविज्म रिव्यू, इज जुडिशियल रिव्यू सिमिलर टू जुडिशियल एक्टिविज्म? तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, इज जुडिशियल रिव्यू क्वेश्चन मार्क कोमा एक्टिविज्म। क्या जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म है? जब भी आप क्वेश्चन में कॉमा लगा देते हैं ऐसे इज के बाद, तो क्या होता है? वो कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में ऐसा फॉर्मेट होता है। तो क्या लिखिए इसमें, नो कॉमा जुडिशियल रिव्यू इज नॉट जुडिशियल एक्टिविज्म, कॉमा जुडिशियल रिव्यू इज द रोल ऑफ जुडिशियरी, फुल स्टॉप। if judiciary does not perform function if judiciary does not perform function of review, comma, it is called passive judiciary। इसका मतलब क्या हो गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का सेम सिमिलर नहीं है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक रोल है जुडिशियरी का, और वो जो जुडिशियल रिव्यू क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। कोई भी लॉ लग रहा है जुडिशियरी को कि गलत बना है, जुडिशियरी का क्या काम है? जुडिशियरी देखती है कि कोई भी लॉ प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर से बना के नहीं। हर लॉ को बनाने का एक प्रोसीजर है। मैंने आप लोगों को बताया कि पहले वो लॉ लाएगा कोई एग्जीक्यूटिव, फिर वो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद वो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, फिर वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली कौन सा ऐसा लॉ बनते देखा हुआ है? वक्फ बोर्ड का लॉ लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा से रात को 2:30 बजे पास कराया गया, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट सैंक्शन के लिए गया हुआ है। इसी टाइम पे लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पीआईएल फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। कहां जाके फाइल करेंगे? पीआईएल या केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो यही बताना चाह रहा है कि नो, जुडिशियल रिव्यू जो है, अब वो जुडिशरी खुद से भी उसको रिव्यू कर सकती है अगर गलत लगता है, और पीआईएल को कहीं ले लेती है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही आएगा। तब जुडिशरी क्या रिव्यू करेगी? क्या ये लॉ सही बना था? देखिए, पहले वो देखेगी क्या ये लॉ सही तरीके से बना, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कि कैसे ये लोकसभा गया, हाँ सही बना, राज्यसभा गया सही बना, सब जगह से पास हुआ, और वो गया प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए। बट अब और क्या देखेगी वो जुडिशियल रिव्यू में? वो देखेगी क्या क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सिमिलर है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा वक्फ बोर्ड वाले लॉ में कि वो राइट टू रिलीजन के खिलाफ थोड़ा सा जा रहा है। क्यों? राइट टू रिलीजन में हम लोग को प्रोफेस प्रैक्टिस 25 से 28 आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है उसमें हमको रिलीजन को प्रोफेस प्रैक्टिस करने के लिए फ्री ऑफ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक इशू क्रिएट होगा, लेट्स सी व्हाट द केस गोज टुवर्ड्स, ठीक है।
बट अभी हमको और क्या समझना है इसमें कि जुडिशियल रिव्यू जो है इज नॉट एक्टिविज्म, वो एक रोल है जुडिशरी का, और अगर वो रोल को नहीं करती हैं, क्या परफॉर्म नहीं करती हैं, तो वो क्या बोला जाएगा, पैसिव जुडिशरी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए कुछ प्रोविजंस, कैसे जुडिशरी जो है वो, आप जुडिशरी को पावर मिलता है क्या आपका ये सब एक्टिविज्म करने के लिए। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए कि अंडर आर्टिकल 141 एंड 142 जुडिशरी को क्या मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, जुडिशरी हैज द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। मतलब ये हमको समझ आ रहा है, जुडिशियल रिव्यू यहाँ से आता है कैसे, कि हमारा संविधान बोलता है कि जुडिशरी के पास अंडर आर्टिकल 141 और 142 क्या है, कि जुडिशरी अगर कहीं जस्टिस नहीं हो रहा है तो उस पर्टिकुलर लॉ के टाइम या उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर जस्टिस करने के लिए क्या कर सकती है, उनके पास पावर है। इसमें जस्टिस क्या होता है, जस्टिस मीन्स इट कैन पास एनी ऑर्डर, लिखिए, जस्टिस मीन्स इट कैन पास एनी ऑर्डर और डिक्री, and thus the executive, justice means it can pass any order or decree, and thus the executive and the legislature have to act in aid and advice। ठीक है, इसका मतलब इस आर्टिकल 144 में जो जस्टिस हैज, जुडिशरी हैज द पावर टू कंप्लीट जस्टिस में क्या बोला गया है, जो जस्टिस वर्ड है ये यही बोलता है कि जो जुडिशरी है उसके पास पावर भी है और डिक्री भी है, क्या कि अगर उनको कोई लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर लॉ सही नहीं बना है या उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, तो जुडिशियरी कैन पास अ वर्डिक्ट, एंड वो क्या है, उसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है, यहीं से वो जुडिशियल रिव्यू का पावर इन्फर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू अलग से नहीं दिया है, हमको वही समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि कहाँ से ये पावर आती है। भाई कहीं ना कहीं से तो पावर आती होगी ना, तो ये आर्टिकल 141 और 142 बोलता है कि अगर कोई जुडिशरी को लगता है कोई भी लॉ गलत बना हुआ है या कोई अमेंडमेंट मांगता है उसमें, और जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहे हैं उसको, तो दे कैन पास अ लॉ और दे कैन पास अ ऑर्डर और डिक्री, एंड इट इज बाउंड फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर टू मानो इट, इनको मानना है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद आर्टिकल 144, ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब कि सुप्रीम जो भी सिविल अथॉरिटीज हो गए, जो ब्यूरोक्रेसी हो गई और जुडिशियरी हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स होते हैं, डिसीजन होते हैं, उनको उनको फॉलो करना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल 144 बोलता है। ठीक है, तो यहां से आप पावर आ जाता है जुडिशियरी के पास, किससे रिलेटेड, जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के टूल क्या क्या है, तो इसको ऐसा लिख लीजिए, टूल्स फॉर, भाई क्या क्या पावर है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंने बता दिया, टूल्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म को यूज करती है जो सुप्रीम कोर्ट है। सबसे पहला, सबसे पावरफुल, इंडिया में सबसे पावरफुल टूल जो आप बोल सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है, वो है PL PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट। आप लोग हमेशा सुनते होंगे PIL फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, PIL फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या होता है, जब भी कोई नागरिक जो होता है, जब भी कोई नॉर्मल एक जो पर्सन होता है, हमारे देश का एक सिटीजन होता है, वो जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ मुद्दे होते हैं, उसको कोर्ट पे लेके जाता है। उनको समझ आता है कि ये जुडिशरी जो है खुद से नहीं ले रही है, इसको कोई आपका ये एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर लॉ नहीं बना रहा है, और कुछ और चीजें नहीं हो रही हैं, तब उस टाइम क्या होता है, PIL दायर होता है, PIL फाइल किया जाता है, और उस पब्लिक के इंटरेस्ट का लिटिगेशन है वो, पब्लिक अपने इंटरेस्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन को फाइल करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब किसी के अगेंस्ट केस नहीं होता है, ये क्या होता है कि ये हम पब्लिक जो है अपने उनको समझ आता है कि कुछ चीजें चेंजेस होनी चाहिए।
और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेजिस्लेचर इनके ऊपर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो वो पीआईएल फाइल करेंगे किस पे, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट देखेगा फिर पीआईएल को कि क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो पीआईएल को ले लेता है, ठीक है, तब क्या होगा वहां पे, तब उसके ऊपर केस चलेगा और उसके ऊपर वर्डिक्ट दिया जाएगा कि व्हाट शुड बी द इश्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर पीआईएल शुड बी रिजॉल्व, ठीक है। इसके बाद दूसरा पावर हम देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का। ये भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म ही हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस किसी के अगेंस्ट नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट खुद से इसके ऊपर डिसीजन देगा, तो ये क्या हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर ही आता है पीआईएल, द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ जुडिशरी। इसके बाद होता है सुमोटो कॉग्निजेंस, सुमोटो कॉग्निजेंस। इसमें क्या होता है, इसमें कोई फाइल वाइल नहीं करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट को कभी ऐसा लगेगा कि इट इज अब हो गया है टाइम, अब ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं और उनको लगता है ये लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पे पीआईएल भी कोई फाइल नहीं हुआ है, तब क्या करती है जुडिशरी, खुद से उस केस को ले लेती है। सुमोटो मतलब कोई केस नहीं हुआ, किसी ने पीआईएल फाइल नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, जुडिशरी में जो आपके जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये लगा, जुडिशरी को ये खुद से फील हुआ, आत्मचिंतन करके ये फील हुआ कि क्या, कि दे हैव टू टेक दिस केस सो दैट कि हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सके और लोगों की हेल्प हो सके, तब वो लेंगे सुमोटो कॉग्निजेंस, ठीक है। कोर्ट खुद से केस ले लेता है, ठीक। इसके बाद तीसरा हो गया आपका वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम फंडामेंटल राइट को डिफरेंट डिफरेंट केसेस में काफी ज्यादा क्या करता है, इंटरप्रिटेट करता है। जैसे आपको पता होगा आर्टिकल 21 हैज बीन इंटरप्रिटेटेड एन नंबर, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरप्रिटेटेड आर्टिकल एवर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप जब देखेंगे राइट टू लाइफ के अंदर हर चीज है, राइट टू मैरी, राइट टू मैरी इन इंटरफेथ, राइट टू स्लीप, राइट टू वर्क, एवरीथिंग, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डेथ, सब चीजें इसके अंदर डाल दी गई। तो इट इज हैविंग द वाइडर इंटरप्रिटेशन। क्या, राइट टू नॉट स्पीक, एवरीथिंग इज देयर इन राइट टू लाइफ, ये आपके जीने का संविधानिक अधिकार है। तो ये वाइडर इंटरप्रिटेशन करके भी जुडिशरी नए नए लॉज, नए नए वर्डिक्ट्स देता रहता है, ठीक है। इसके बाद और क्या हो गया, डायरेक्शन टू गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो आपने देखा होगा टाइम टू टाइम जो हमारी जुडिशियरी है वो कुछ ना कुछ वर्डिक्ट देती रहती है गवर्नमेंट को लॉ पास करने के लिए, या कुछ ऐसा ऑर्डर दे देती है कि जिसको गवर्नमेंट को बोलती है आप करवाइए इसको फॉलो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या फॉलो, दिल्ली में क्या दिया था कुछ टाइम पहले, कि दिल्ली में कोई भी पटाखे नहीं जलाया जाएगा, किसमें, दिवाली में। इट वाज देयर, उनका खुद से लगा था कि ये काम किया जाए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, और एनजीटी वाला केस एक है, अभी हम समझते हैं केस क्या क्या है, ठीक है। चलिए आप लोग पहले ना समझ लीजिए जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या अंतर है एक्चुअली में। तो मीनिंग में अभी तक क्या अंतर, अब ऐसे समझेंगे, तो अभी तो मैंने डिफाइन कर दिया, अब ऐसे समझ लीजिए। तो मीनिंग में क्या अंतर हो गया, तो मीनिंग में जुडिशियल रिव्यू जो है आपका, जुडिशियल रिव्यू जो है आपका, वो कोर्ट क्या चेक करता है कि उसको पास पावर क्या है जुडिशियल रिव्यू के तहत, कि कोर्ट उस टाइम यही चेक कर सकता है कि क्या जो लॉ बना था वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। इज द लॉ मेड कॉन्स्टिट्यूशनल। अब जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट टेक्स इनिशिएटिव फॉर जस्टिस। अब अगर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कुछ दिक्कत है इस लॉ में, लॉ सही नहीं बना है, तो गवर्नमेंट तब ये जुडिशियल रिव्यू कहाँ चला जाएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म में। अब जुडिशरी खुद से क्या करेगा, इनिशिएटिव लेगा फॉर जस्टिस। इसमें जुडिशियल रिव्यू करने के लिए इट इज पैसिव इन नेचर। अब पैसिव का मतलब क्या है, कि दे वेट फॉर द केस, कोई केस आएगा तब जुडिशियल रिव्यू होगा उस पे, उसके बाद क्या होगा, वर्डिक्ट दी जाएगी। तो वेट फॉर केस, ये एक्टिव होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। इसका मतलब दे डोंट वेट फॉर केस, क्या करते हैं, इसमें कोई भी केस चलता रहता है उसी में इंटरफियर फॉर जस्टिस, उसी बीच में इंटरफेयर फॉर जस्टिस, मतलब कुछ भी देश में जो भी चल रहा है उसके तहत इन लोग इंटरफेयर कर देते हैं जुडिशरी। इसमें वेट करते हैं, इसमें वेट नहीं करते हैं। फोकस क्या रहता है, अगर आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू का, तो इसका मेन फोकस रहता है वैलिडिटी
ऑफ लॉ, लॉ सही से बना है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली वो लॉ बनने में सही था कि नहीं, पूरा तरीका कॉन्स्टिट्यूशनली वो हमारे संविधान के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, हार्मनी में है कि नहीं, ये समझने के लिए होता है जुडिशियल रिव्यू। बट यहाँ क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म मैंने बताया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे होता है, राइट के प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो राइट्स प्रोटेक्शन इन सब चीजों में ये एक्चुअल क्या है, इनका फोकस रहता है। ये जब जुडिशियल एक्टिविज्म करेगा तो पीआईएल के लिए करेंगे, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे, ठीक है। और जब जुडिशियल रिव्यू जनरली करते हैं तो वैलिडिटी ऑफ लॉ को जांचने के लिए करते हैं। अब जैसे जुडिशियल रिव्यू हमारे एग्जांपल लें तो हमारे देश में क्या हुआ था, आर्टिकल 368 जो पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर केस हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, हमारे संविधान में सिर्फ लिखा हुआ था द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसी टाइम पे क्या हुआ था, जुडिशियल रिव्यू किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या बोला कि दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हैज पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारे संविधान जो हमारा पार्लियामेंट है उन्होंने उसको अमेंड किया और वर्ड डाल दिया प्रोसीजर, एंड उसके बाद वो हो गया क्या, पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या मान सकते हैं, पीआईएल फाइल हुआ था और उसमें हमारा राइट टू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, अंडर आर्टिकल डाला गया क्या, 21 ऑफ ए, ठीक है। आप कुछ फेमस केसेस समझते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। तो आप लोग को एक बहुत फेमस केस याद बता रहा हूं मैं, एक क्या फेमस केस था, विशाखा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये कब हुआ था, 1997 में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस रिगार्डिंग द वर्क स्पेस हेरेसमेंट। तो इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्क स्पेस सेक्सुअल हेरेसमेंट के खिलाफ गाइडलाइंस दी थी, जिसका नाम था विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। क्यों, और उन्होंने क्या बोला था, ये गाइडलाइंस तब तक के लिए एप्लीकेबल रहेंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट वर्क प्लेस हेरेसमेंट के ऊपर अलग से कोई लॉ नहीं बनाता है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म ही था उनका, ये केस आया था और जुडिशियरी ने क्या किया था, जुडिशियरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत क्या ऑर्डर पास कर दिया, और जिसको नाम दिया क्या, विशाखा गाइडलाइन, क्या दिया, विशाखा गाइडलाइन, जो केस था उन्हीं के नाम पे, और यही आज भी चलता है। और उन्होंने उस टाइम कहा था कि ये विशाखा गाइडलाइंस जो हम दे रहे हैं वर्क स्पेस सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए, वो तब तक ही चलेगा जब तक एक गवर्नमेंट, हमारी पार्लियामेंट लॉ नहीं पास कर देती है वर्क स्पेस हेरेसमेंट के लिए। और ये गाइडलाइंस जो है अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और कब कब हमारी गवर्नमेंट, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया जुडिशियल एक्टिविज्म को, तो आपको पता होना चाहिए, एमसी मेहता केस, कौन सा केस था, एमसी मेहता केस। इसमें एनवायरमेंट एक्ट बना हमारा, एनवायरमेंट एक्ट, तो इसमें क्लीन एयर, ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड एमसी मेहता केस था। तो क्लीन एयर के बारे में जो लॉज बनाए, गंगा पॉल्यूशन के बारे में, गंगा जो, फिर उसके बाद यहाँ से एक मिनिस्ट्री भी बनाई गई वाटर, गंगा साफ करने के लिए। तो ये हो गया जो आपका देख, आपको इससे मालूम पड़ रहा है कि इससे क्या हो गया, आपका एमसी मेहता केस से काफी चीजें, जैसे वेहिकुलर पॉल्यूशन, इन सब के ऊपर क्या किया था उस टाइम, एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे और वो फिर गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़े थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। इसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए, राइट टू फूड केस, राइट टू फूड केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म था। तो गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने गवर्नमेंट को क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील स्कीम को लागू करने का ऑर्डर दिया था। किसका, मिड डे मील, ये आज भी चल रहा है। जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां आज भी बच्चों को प्राइमरी मिडिल स्कूल तक क्या मिलता है, एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिलता है। ये सुप्रीम कोर्ट की ही देन है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म में दे हैव अंडर द राइट टू फूड केस उन्होंने बोला था कि ऑर्डर दिया था कि पुअर बच्चे हैं उनको खाना खिलाया जाए, ठीक है, मिड डे स्कूल में। इसके बाद आपको और क्या पता होगा, कैसे सुप्रीम को जो आपका जुडिशियल एक्टिविज्म है वो हेल्प करता है, हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म बेनिफिट्स द कंट्री। फायदा क्या है भाई, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये सेम क्वेश्चन आ सकता है, हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म बेनिफिट्स द कंट्री। फायदा क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मिड डे मील स्कीम और इन सब चीजों में तो पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन का आवाज बनती है गवर्नमेंट के, सुप्रीम कोर्ट, मार्जिनलाइज्ड
उनको जब भी लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है पुअर और डाउन ट्रोडन लोगों के साथ, तो दे एज पर जुडिशियल एक्टिविज्म वो कुछ ना कुछ ऑर्डर और डिक्री पास करते हैं। ठीक है, इससे और क्या होता है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। गवर्नमेंट के पास चेक होता है कि गवर्नमेंट को पता होता है, डर होता है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं किए तो जुडिशरी काम कर देगी। ठीक है, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, मैंने बताया ना आपको मेहता केस, जी मेहता केस में क्या हुआ, सब चीजें एनवायरमेंट से रिलेटेड उन्होंने ऑर्डर पास किया था। ये सब बेनिफिट्स हैं। ठीक है, पीआईएल से स्पीडी, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे आप जाएंगे ना तो बहुत महंगा है सुप्रीम कोर्ट में वकील करना, लॉयर लेना, नॉर्मल आम आदमी हम जैसे नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज टू कॉस्टली। आपको सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की फीस ही नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है, तो पीआईएल से क्या हो जाता है, बहुत लो कॉस्ट में आपको क्या मिल जाता है, जस्टिस मिल जाता है, लो कॉस्ट जस्टिस। और इसके साथ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है जुडिशियरी से, जुडिशियरी के लिए। ठीक है, जुडिशियरी के लिए पब्लिक में कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। ठीक है, और आपका ये भी आपको समझना चाहिए क्यों हम लोग इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को, हम लोग क्यों सपोर्ट करते हैं, मतलब क्या सपोर्ट पॉइंट्स हैं इसके। तो ये है कि जो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका काम है एक्चुअली क्या, लॉ बनाना। अगर वो लॉ नहीं बना रहे हैं इसका मतलब क्या है, दे आर वर्किंग लेजी। ठीक है, और अगर लेजिस्लेचर है वहां पे मतलब ऐसा कोलिजन गवर्नमेंट बना है जिसमें कोई लॉ पास ही नहीं हो पा रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब क्या, लेजिस्लेचर में डिले हो रहा है बहुत ज्यादा लॉ। क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव बहुत लेजी है, लेजिस्लेचर में लॉ बहुत डीला हो रहा है, डिले हो रहा है, तो जुडिशरी की जो जुडिशरी है वही एक हमारा पास बचता है सेपरेशन ऑफ पावर के तहत, जिसके पास पावर है कोई लॉ या डिक्री पास करने का या ऑर्डर पास करने का। तब उसी टाइम पे, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे जुडिशरी को लगता है कि लॉ जो लेजिस्लेचर है वो पास कर नहीं पाएगा, एग्जीक्यूटिव बहुत लेजी है इस लॉ को पास करने में, तो दे पास अ ऑर्डर और डिक्री, और वो तब तक चलता रहता है जब तक वहां से एक अलग से लॉ नहीं बन जाता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसको एक्चुअली हमारी जुडिशरी इतना इंटरप्रिटेट करती है, इसीलिए हमारे राइट्स बढ़ते जा रहे हैं और सारी चीजें होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो व्हाट आर द लिखिए, व्हाट आर द, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द रीजंस विच सपोर्ट द subsist what are the reason which support the judicial activism in India? First, overreach by executive. Second, constitutional provisions. Third, passivism on the part of passivism on the part of एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मैंने बताया ना लेजीनेस जो होता है। फोर्थ, कोलिजन गवर्नमेंट, मैंने बताया कोलिजन गवर्नमेंट एक इशू है, तभी पास नहीं हो पाता, स्लो हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप एक पैराग्राफ लिख लीजिए जिसमें मैं आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वे फॉरवर्ड टाइप लिख लीजिए इसको। ठीक है, वे फॉरवर्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द ग्लोब, कॉमा, देयर इज a rise of judiciary, full stop. The reason behind that is nowadays, comma, judiciary enjoys the consent of people, full stop. But still judiciary needs to acknowledge the fact that there is a very thin line between judicial activism and judicial overreach. While
जुडिशियल एक्टिविज्म हैज द कंसेंट ऑफ पीपल, ओवररीच डज नॉट, hence full stop, hence comma judiciary should try to remain an activist judiciary। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ आपको और चीजें मैं बताता हूं यहाँ पे। क्या हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है। भाई अच्छी अच्छी बातें तो कर लिया हमने, क्रिटिसिज्म क्या है जुडिशियरी का। तो क्रिटिसिज्म में लिखिए आप, क्रिटिसिज्म क्या क्या है पहले समझ लीजिए। क्रिटिसिज्म में सबसे पहला है जुडिशियल एडवेंचरिज्म। इसके बाद दूसरा हो जाता है आपका जुडिशियल ओवररीच, और तीसरा है जुडिशियल रिस्ट्रेन। ठीक है, तो जुडिशियल एडवेंचरिज्म क्या होता है, एडवेंचरिज्म क्या होता है, जब कोर्ट बिना समझे सोचे समझे कोई अननेसेसरी इंटरफेरेंस करती है। देखिए यार, कोर्ट का काम एक्चुअली में क्या है, कोर्ट का काम है आपको लॉ इंटरफेयर करना, उसका आपको सुप्रीम कोर्ट को काम है प्रेसिडेंट को हेल्प करना, उनका काम है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना, उनका काम है आर्टिकल 32 में रिट्स प्रोवाइड करना, उनका काम है संविधान में फंडामेंटल राइट्स को बचाना, उनका काम है ये सब। बट और इनके लिए वैसे भी हमारे देश में जुडिशियरी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसमें 34 लॉ आपके पास क्या है, जजेस हैं, और हमारा देश है 140 करोड़ लोगों का, उसमें वैसे ही इतने केस पेंडिंग है, इतना टाइम लगता है क्या है सुप्रीम कोर्ट में केसेस को आगे बढ़ने में, और जुडिशियरी अपने ऊपर और प्रेशर बढ़ा ले रही है जुडिशियल एक्टिविज्म करके, पीआईएल करके। तो ये जहां नेसेसरी है वहीं करना चाहिए, उसको मजा आ रहा है जुडिशियरी को करके नहीं करना है, ये बोल रहा है जुडिशियल एडवेंचरिज्म। ठीक है, एडवेंचर के टाइप मत ले लो उसको कि कोई भी केस को बिना सोचे समझे उठा लिए, कोई अननेसेसरी इंटरफेरेंस कर रहे हैं। भाई जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव का काम है, वो एग्जीक्यूटिव को करने दीजिए। जो हमारे लेजिस्लेचर का काम है, इतना बड़ा लेजिस्लेचर है, देखिए 34 लोग हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, मैक्सिमम 5 लोग बैठ के एक पर्टिकुलर जुडिशियल एक्टिविज्म के केस को कर रहे हैं, या 2 लोग बैठे, 2 लोग का बेंच है, 5 लोग का बेंच है, मैक्सिमम चलिए 10 लोग का बेंच, 14 लोग का बेंच हो जाएगा, उससे ऊपर तो नहीं होगा। बट लॉ बनाने के लिए हमने 545 यहाँ पे क्या भेजे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द लोकसभा, और 245 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर राज्यसभा भेजे हैं। इतने सारे लोग बैठ के एक लॉ को बनाने के लिए हैं, उसके पीछे बैकबोन स्केलेटन है ब्यूरोक्रेसी का, तो वहां से लॉ बनना ज्यादा अच्छा है रादर देन जुडिशियरी का एडवेंचरिज्म नहीं करना है। जब सही में लगता है कि कोई दिक्कतें आ रही हैं, तभी क्या है हमारे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उनको लॉ में इंटरफेरेंस करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा है जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच का मतलब क्या है, जब कोर्ट आपका पॉलिसी बनाने लगे, जो सरकार का काम होता है, यही मैं बता रहा हूं आपको कि सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। अब भाई कोर्ट पॉलिसी पे, भाई पावर तो उनके पास भी है, आर्टिकल 141 144 हमने पढ़ा है, उसमें तो लिखा है कि ऑर्डर और डिक्री पास कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। भाई पावर आपके पास है, बट वो ऐसे सिचुएशन के लिए जब जरूरत पड़ा आती है, जब पड़ेगी जरूरत तब आप लाइए, बट ऐसा नहीं है कि बस जब मन कर रहा है कोई ऑर्डर पास कर दिए जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग द पावर। इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली राइट, बट इट इज नॉट, इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट चला जा रहा है। व्हाई सो, देयर आर द पीपल इन एग्जीक्यूटिव हु आर देयर टू फ्रेम द लॉ, एंड देयर आर लेजिस्लेचर हु आर देयर टू थिंक अबाउट द लॉ। so they are having their specific work and they will do and they will indulge themselves। अलग अलग पार्लियामेंट्री ग्रुप बनती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बनती हैं, जेपीसीज बनती हैं, तो वो सब उनका काम है। रादर देन ओवर रीच नहीं करना चाहिए, पॉलिसी ज्यादा नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, जुडिशियल रिस्ट्रेन आइडियल अप्रोच है, कोर्ट को अपनी बाउंड्री के अंदर ही काम करना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। जब लिटरली लगता है, सही में लगता है कि यार जरूरत आन पड़ी है, हमारा होता है, ये भी होता है, ऐसा नहीं कि जुडिशरी गलत है, जुडिशरी काफी जगहों पे सही है, काफी जगहों पे हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो पास नहीं करती है लॉ। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिक्स दिखता है, उनको दिखता है कि उनके वोट चले जाएंगे, तो उन सारी जगहों पे क्या होगा, तब हमारी जुडिशरी को आना चाहिए। तो वही जुडिशरी रिस्ट्रेन का मतलब है कि आइडियल अप्रोच यही होना चाहिए जुडिशरी का। क्या होना चाहिए? ना एडवेंचरिज्म, ना ओवर रीच, रिस्ट्रेन। जहां जरूरत पड़ती है वहां पे आइए, वहां पे लॉ भी ऑर्डर भी पास करिए, वहां पे आप गवर्नमेंट को समझाइए भी, बट हर जगह नहीं करना है। ठीक है, इसको तो आपको ये भी समझना होगा। ठीक है, क्या समझना होगा? जो मैंने अभी समझाया है आपको। ठीक है, इसके बारे में लिखिए आप, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म।
क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, जुडिशियरी इज लेस इक्विप्ड, कॉमा, लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस अकाउंटेबल। कैसे? ये तीन वर्ड जो लिखा आपने, लेस क्या क्या लिखा अभी मैंने अभी समझाया, फिर समझा देता हूं मैं। लीस्ट इक्विप्ड, लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव, लीस्ट अकाउंटेबल। जुडिशरी, देखिए लॉ बनाने के लिए मैंने क्या बताया, एक स्केलेटन होता है पूरा। हमारे हमारे जो हमारा जो देश है उसका स्केलेटन कौन है? हमारा ब्यूरोक्रेसी। जो आईएएस होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, मिनिस्ट्री में लोग काम करते हैं, उन लोगों का काम होता है एक लॉ को फ्रेम करना, अच्छे से बैठ के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। तो ये कितने ज्यादा इक्विप्ड है। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी कमेटी होती है जो अलग अलग, एक लॉ जब बनता है तो आपको पता होना चाहिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज, ओपोजिशन पार्टी, सब पार्टी के जो एमपीज हैं उनको मिलके एक टीम बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी उसके ऊपर काफी साल तक, 6 महीने तक क्या है, सोचती है, समझती है और लॉ बनाती है, मिलके किसके साथ? ब्यूरोक्रेसी के साथ। तो पार्लियामेंट को बनाया ही गया है लॉ बनाने के लिए। तो दे आर इक्विप्ड विद ऑल द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर मेकिंग अ लॉ। बट जुडिशियरी के पास क्या है? जुडिशियरी के पास ऐसा कुछ नहीं है। 34 लोग हैं मैक्सिमम, एक केस में 5 से 14 लोग बैठ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? विदाउट एन इक्विपमेंट, उनको ये लगा तो वो कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इतना बड़ा लॉ मेकिंग हमारे पास बॉडी है, तो उनके पास वो दे दे आर इक्विप्ड एंड यू आर नॉट इक्विप्ड, तो आप उतना ज्यादा अच्छे से लॉ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद लेस रिप्रेजेंटेटिव, मैंने वही बोला, वहां देखिए 700-800 लोग हैं टोटल, और यहाँ कितना है आपके पास? 34 लोग। तो रिप्रेजेंटेशन तो समझ आ रहा है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री। कैसे पूरे देश को पकड़ रहे हैं भाई? हमारे संसद में हर एक कंट्री के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के कोई ना कोई लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी का आदमी है वहां। मतलब हमारा कन्याकुमारी से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके मणिपुर, नागालैंड तक का, जितने डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में, जितने डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ यार मैं, जितने लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज है हमारे देश में, उन सब जगह से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। तो कितना वहां पे जो डाइवर्सिटी है, दिक्कतें हैं, उनको वो वहां पे डिस्कस कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से, अपने पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से। ठीक है, हर रिलीजन का आदमी वहां बैठा है तो दे कैन डिस्कस देयर। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत हाई है, तो लॉ बहुत अच्छा बनेगा विद रेस्पेक्ट टू आवर कंट्री अगर वहां बनेगा। मगर जुडिशरी में आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन कितना कम है। इसके बाद लीस्ट अकाउंटेबल, अगर लॉ खराब रहेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, सेंसर मोशन लाया जा सकता है। अगर लॉ खराब रहा, कोई मोशन भी नहीं आया, तो अगले साल, अगले जब चुनाव होंगे, तो सबसे बड़ा चेक हो जाता है उसी टाइम पे। क्या होता है? जो पॉपुलेशन है हमारा, वो वोट करने जाता है और जो रूलिंग पार्टी है उसको हरा देता है। तो वहां अकाउंटेबिलिटी बहुत हाई है, वो ऐसे ही कोई भी लॉ को पास नहीं कर सकते। ये क्रिटिसिज्म एक हो गया। दूसरा क्या हो गया? इट डज एक्टिविज्म ऑन द कॉस्ट ऑफ डेली रूटीन वर्क। लिखिए, इट डज एक्टिविज्म ऑन द कॉस्ट ऑफ डेली रूटीन वर्क। इसका मतलब क्या हो गया? मैंने आपको बताया था, जुडिशरी में वैसे ही हमारे पास सिर्फ 34 जजेस हैं। देश है हमारा 140+ करोड़ लोगों का, और इस देश के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी सिर्फ 34 जज हैं। लाखों केस पेंडिंग है, लैक्स ऑफ केस आर पेंडिंग। दे आर नॉट गेटिंग जस्टिस बिकॉज दे आर not getting justice because their cases are not getting completed, and justice denied is justice नहीं मिलना। ठीक है, जस्ट मतलब जस्टिस लेट होना भी जस्टिस डिनायल है एक हिसाब से। तो भाई सुप्रीम कोर्ट को अपना काम तेजी से करना चाहिए, जो केसेस उनके पास हैं उसको खत्म करने के लिए, ना ही उनको एडवेंचरिज्म और एक्टिविज्म पे जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सेकंड लिख लीजिए, जुडिशियल एडवेंचरिज्म। मैंने जो बोला जुडिशियल एडवेंचरिज्म, क्या होता है जुडिशियल एडवेंचरिज्म? तो आप पहला पॉइंट लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज जुडिशियल हाई हेडेडनेस। हाई हेडेडनेस, इसका मतलब समझ रहे हैं? हाई हो रखा है जुडिशियरी, और एडवेंचर करने का कोशिश कर रहा है जुडिशियरी। ठीक है, ये इसका मतलब है हाई हेडेडनेस। ठीक है, व्हेन जुडिशियरी मिसयूजेस इट्स पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। सेकेंड पॉइंट। थर्ड लिखिए आप, बड़ा थर्ड सब टॉपिक लिखिए आप, जुडिशियल ओवररीच। ये दोनों मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है,
जुडिशियल ओवररीच में लिखिए फर्स्ट, बोथ एक्टिविज्म एंड ओवररीच आर सब्जेक्टिव phenomenon with a very thin line between them. Second point, it is a situation when court acts beyond their jurisdiction. Third point लिखिए, the challenge with respect to judicial overreach is it impedes upon the doctrine of separation of power. ठीक है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच का और कुछ एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ दे देता हूँ। मैं इतना मल्टीपल एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ रियल लाइफ के जो हमारे कोर्ट ने किए हैं, कि आपको याद रहेगा, कभी कुछ समझ आए या ना आए। तो आप लोग एक काम तो जरूर किए होंगे अपने जीवन में, पढ़ाई अच्छे से किए हैं कि नहीं किए हैं अभी तक नहीं पता, बट अब तो पढ़ रहे हैं आप सब अच्छे से। एक काम तो काफी अच्छे से किया ही आप लोगों ने होगा, वो मूवीज देखने गए होंगे आप थिएटर में। जब आप मूवीज देखने गए होंगे थिएटर में तो आपको याद होगा पहले क्या हुआ करता था। जैसे ही आप थिएटर के अंदर घुसते थे, मूवी स्टार्ट होने के पहले जन मन गण हमारा नेशनल एंथम चालू हो जाता था, स्टार्ट होता था। तो जुडिशियरी ने ही कंपलसरी किया था श्याम नारायण चौकसी केस में, क्या, ये नेशनल एंथम को सिनेमा हॉल में बजाने के लिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं, देखिए गलत और सही की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गलत और सही नहीं है, वो सही है। हमारा जुडिशियल अगर नेशनल एंथम कहीं बज रहा है, कहीं भी बजे, कहीं भी नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, तो वी शुड हैव द रिस्पेक्ट बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ आर ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया। और हमको दिल से अपने देश के लिए रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर बहुत ही दिक्कत है आपको, बिकॉज वी आर लिविंग इन वन ऑफ द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज वी आर हैविंग सो मच डाइवर्सिटी। आप देखेंगे हमारे देश की खूबसूरती देखेंगे, आप कभी ट्रेवल करिए तो आप कभी कश्मीर जाएंगे तो व्हाट देयर यू विल सी द कल्चर ऑफ मोहम्मडन्स एंड यू विल सी द कल्चर ऑफ द माउंटेनियस पीपल। जो उसके बाद उत्तराखंड जाएंगे तो देयर आप लोग देखेंगे कितने सारे हमारे हिंदू से रिलेटेड पिलग्रिमेज साइट्स हैं। ठीक है। इसके बाद माउंट आबू जाएंगे आप, इस इलाके में जैनिज्म से रिलेटेड कितने अच्छे आपके टेम्पल्स हैं। और इसके साथ साथ आप जब जाते हैं कहाँ, सारनाथ जाते हैं, तो आप बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा हमारे देश में डाइवर्सिटी है। तो आपको वो रेस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। केरला जाते हैं आप तो वहाँ आपको बहुत ही अच्छे क्या देखने को मिलते हैं, टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। और द नागालैंड और आप मणिपुर जाते हैं तो यू सी देयर द ट्राइबल कल्चर। छत्तीसगढ़ जब आते हैं तो यू सी द ट्राइबल कल्चर ऑफ आर बस्तरियंस, बस्तर के जो हमारे ट्राइब्स हैं उनके आप देखते हैं। और इतना हम जानते भी हैं कि हमारे देश में कितने अच्छे से हमको रेस्पेक्ट मिलता है उन चीज़ों के लिए। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ देयर शुड बी रेस्पेक्ट, बट ये ओवर रीच था। भाई आप वहाँ गए हैं सिनेमा हॉल में क्या करने, मूवी देखने गए हुए हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम में इट माइट बी अ टाइम, आई एम जस्ट सेइंग, सोच के देखिएगा आप लोग, आप पार्टी करके जा रहे होंगे, कुछ भी करके जा रहे होंगे, नाइट मूवीज है, तो इट इज डिसरिस्पेक्टिंग ऑल्सो द नेशनल एंथम। अगर आप वाइसे वर्सा देखेंगे, आई एम नॉट गिविंग एनी, कोई लाइन नहीं बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसा ही है। इट्स माय थॉट कि देखिए वो है तो अच्छा हमारे देश के लिए, नेशनल एंथम होगा तो लोगों को एक रेस्पेक्ट फॉर द नेशन जागेगा। बट इट इज देयर इन स्कूल्स, इट इज देयर इन कॉलेजेस, इट इज देयर इन द ऑफिसेज नेशनल एंथम, तो हमको वहां से रेस्पेक्ट आ ही जाता है जब बचपन से हम करते हैं। ये ओवर रीच था जुडिशरी का, जो आपका क्या हुआ था श्याम नारायण चौकसी केस में हुआ था। ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा लिकर सेल बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने 500 मीटर हाईवे के आसपास। इसका बेसिस क्या था, 500 मीटर दूर जाके ले लेगा आदमी जिसको लेना है। तो ये भी ओवर रीच का ही एक टाइप था। भाई एक्सिट जिसको लेना है लिकर जाके, वो 500 मीटर हो, 400 मीटर हो, 4 किलोमीटर हो, वो जाके लेगा। देयर वॉज नॉट एनी बेसिस बिहाइंड इट, बस बना दिया था उन्होंने लॉ, क्योंकि दे आर हैविंग दैट ऑर्डर, वो ऑर्डर पास कर सकते थे। ठीक है। इसके बाद और क्या हो गया, बैन ऑन BS4, BS4 जो आपके क्या है गाड़ी है। अब भाई ना इन्होंने सोचा ना इन्होंने समझा क्या जुडिशरी ने, कि BS4 के इंजन को उन्होंने एक लाइन एक वर्डिक्ट ऑर्डर पास कर दिया कि BS4 के जो आपके व्हीकल है वो 2020 के बाद नहीं सेल होंगे। हैव दे, उन्होंने किसी कमेटी से पूछा, उन्होंने क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को समझा
कि हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम में लाखों गाड़ियां BS4 इंजन के किसी कंपनी के पास पड़ी होंगी। तो व्हाट उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या, ऑर्डर तो पास हो गया सुप्रीम कोर्ट का, तो आपने देखा होगा उस जब BS4 से BS6 हम जा रहे थे, BS5 करके कुछ नहीं आया था, BS4 से वी हैव ट्रांजिशन डायरेक्टली टू BS6। तब उस पर्टिकुलर टाइम में उस पूरे ईयर पे बहुत सस्ते पे गाड़ियां बेची जा रही थी, बहुत डिस्काउंटेड रेट पे BS4 इंजन को। दे हैव इनकर्ड हाई लॉसेस जस्ट बिकॉज आर कोर्ट हैज पास द डिक्री कि BS4 इंजन बंद कर दिया जाए। तो इन सब जगहों में वो ठीक नहीं है। वही विशाखा गाइडलाइन कितना अच्छा चीज था। तो वही मैंने आपको बताया कि जो जुडिशरी है आपकी, जुडिशरी जो है आपकी, उसको रिस्ट्रेन करना है। आइडियल यही तरीका है जहां पे जरूरत है। जैसे विशाखा गाइडलाइन में जरूरत थी हमको जुडिशियल एक्टिविज्म की, तो उन्होंने किया और सेक्सुअल हेरेसमेंट के अगेंस्ट क्या लाया, विशाखा गाइडलाइंस। बट इन सब जगहों में जुडिशरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक बार और क्या हुआ, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने पास कर दिया कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने बच्चों को कंपल्सरीली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे भाई, ऐसे लॉ कैसे पास कर सकते हैं ऑर्डर आप? दिस इज नॉट द टाइप ऑफ ऑर्डर यू शुड पास, ठीक है। मतलब दे कैन पास एनीथिंग, वी आर नो वन टू से दैट, बट दिस इज नॉट द थिंग कि आप पास करेंगे कि कोई भी ऑफिसर जो है उस पर्टिकुलर एरिया में वो क्या करेगा, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा। उनका थॉट प्रोसेस ठीक था कि सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे तो उसका ऑटोमेटिकली स्तर बढ़ेगा, क्योंकि कलेक्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो वो हमेशा चेक करने आएंगे। ये सब चीजें ठीक है, बट यार वो फ्रीडम ही नहीं रहा ना, फिर क्यों जबरदस्ती पढ़ाएंगे बच्चे को? बच्चा बाद में बोलेगा 15 साल बाद, मेरे को वहां के टॉप स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जहाँ आपके पास पैसे थे। तो ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें यही हो रहा है हमको, इसमें इशू यही आएगा कि इट इज नॉट करेक्ट ऐसा कोई लॉ पास करना, ठीक है। तो ये भी आपको समझना होगा, ठीक है, समझना होगा। तो हमारी जुडिशियल रिव्यू की क्लास आज पूरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं आप लोग सब लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, मेरे को लगता है। कभी भी कुछ भी एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखने के लिए आपके पास रहेंगे। क्लोजिंग रिमार्क एक लिख लीजिए, आप क्लोजिंग रिमार्क लिख लीजिए, एंड करते हैं उस क्लास को फिर। बिकॉज ऑफ अ थिन लाइन बिटवीन एक्टिविज्म एंड ओवररीच, because of a thin line between activism and overreach, comma, judicial discipline must be maintained. सेकंड लिखिए, आर्टिकल 142 which empowers the judiciary, article 142 which empowers the judiciary to be a activist judiciary, to be a activist judiciary, comma, the cases under that should be referred to the bench at least of 5 people. सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसा होता है कि 2 लोगों का बेंच बैठा है, वही पास कर दे रहा है। यार यहाँ पे इतना बड़ा लेजिस्लेचर बैठा हुआ है, एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी है हमारी 5,000 ऑफिसर्स की देश की, वो नहीं, 2 लोग जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है वो पास कर रहे हैं डिग्री, तो कम से कम दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज आर नेक्स्ट एट पार, उनका जो थॉट प्रोसेस है इट इज अनमैचेबल इन इंडिया किसी के साथ, ठीक है। बट 2 लोग नहीं, कम से कम 5 लोगों का बेंच होना चाहिए, सो दैट कंसल्टेटिव हो। जब 5 लोग बैठते हैं ना तो डिसीजन मेकिंग में टफनेस आती है, ठीक है, डिसीजन बहुत सही होता है जितने ज्यादा लोग होते हैं। तो फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज इन द सोसाइटी, एक्टिविज्म इज नेसेसरी, लिखिए, फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज इन द सोसाइटी, कॉमा, activism is necessary but should be within the limits. Next point, court must exercise restraint and should not act as super legislature. इसका मतलब क्या है, उनको सुपर लेजिस्लेचर का मतलब उनको लेजिस्लेचर टाइप का क्या है, नहीं बनना है, उनको लॉ बनाने का काम नहीं है उनका, तो उनको सुपर लेजिस्लेचर नहीं एक्ट करना है कि कोई लेजिस्लेचर पास नहीं कर रहा तो हम ऑर्डर पास कर दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म इज गुड एज एन एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फुल स्टॉप, हाउएवर, कॉमा, इट शुड नॉट ग्रो इनटू अ जुडिशियल ओवर रीच, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, रिवाइज द नोट्स,
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।